महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। मामले की जांच कर रही ईडी ने दावा किया कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों ने 508 करोड़ रुपए बघेल तक पहुंचाए। आरोपों के मुताबिक यह रकम छत्तीसगढ़ के अलग अलग नेताओं और अफसरों के जरिए पहुंचाई गई। ईडी ने कुछ दिनों पहले रायपुर और भिलाई में छापा मारकर 5 करोड़ 39 लाख रुपए सीज किए थे। आरोप है कि ये रकम भी चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाई जानी थी, लेकिन रकम पहुंच पाती उससे पहले ही ईडी ने छापा मारकर भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले का खुलासा कर दिया। आनंद फानन में आप नाम रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ और इसका कारण से वो आरोप लगा मुझे बदनाम करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगना सीएम भूपेश बघेल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पकड़े गए आरोपी असीम दास ने सीधे तौर पर खुलासा किया कि छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए ये रकम दुबई से भेजी गई है। तो एक और एल्विश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। उधर एल्विश यादव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। बीते दिनों एल्विश यादव को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर एक कार्यक्रम में देखा गया था। अब एल्विश यादव पर नशे की तस्करी का आरोप लगने के बाद विपक्षी पार्टियां सीएम एकनाथ शिंदे और राज्य सरकार को निशाने पर ले रही है, जबकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शिंदे का बचाव करते नजर आ रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया, जो सांपों का जहर भी बेचता है और रेव पार्टी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के वर्षा बंगला पर आता है, उसका आदरातिथ्य किया जाता है, उसके हाथों से मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर गणपति की आरती की जाती है। हाँ, उनका जो स्वागत हुआ भव्य, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार व्यवहार चल रहा है नासिक, पुणे और पूरे महाराष्ट्र में, क्या उनकी सूत्र सरकार में तो नहीं है? एल्विश मेरे हिसाब से उस समय कोई रियलिटी शो वगैरह जीते थे, तो उसका भी काफी नाम चल रहा था, तो कोई लेकर जाता है ऐसे समय, तो थोड़ी ना कहा जाता है। उस समय थोड़ी उनके ऊपर कोई आरोप था, या उस समय कोई थोड़ी ये था कि भाई इस प्रकार के किसी पार्टी में वो है या उन्होंने कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीएम साहब को घसीटना बिल्कुल गलत बात है। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर लगे रेव पार्टी के आरोप और 9 जहरीले सांप बरामद किए जाने के बाद एक बार फिर सांप के जहर से नशे का मामला चर्चा में आ गया। बताया गया कि सांपों के जहर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की होती है। सपेरे जंगली इलाकों से सांपों को पकड़कर उनके दांत तोड़ते हैं और सांप का जहर निकालकर तस्करों को बेचते हैं। दरअसल सांप के जहर का प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है। अधिकारियों की माने तो तस्कर आदिवासी इलाकों से सांप के जहर को सपेरों से सस्ते दामों में खरीदते हैं और फिर वही तस्कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सांप के जहर की कीमत करोड़ों में लगाते हैं। कई बार दुर्लभ सांपों और डिमांड वाले सांपों के जहर की कीमत 2 से 5 करोड़ रुपए तक मिलती है। सपेरों की माने तो 1 लीटर सांप का जहर एकत्र करने के लिए करीब 200 सांपों का जहर निकालना पड़ता है। बीते 10 साल में बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ ने 500 करोड़ से ज्यादा का सांप का जहर बरामद किया। सांप के जहर को बोतल में इस तरह पैक किया जाता है कि यह देखने में किसी परफ्यूम की बोतल की तरह लगता है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में सबसे बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब पकड़े गए आरोपी असीम दास ने बताया कि अब तक 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिए जा चुके हैं। इस खुलासे पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोल दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इमेज पर भ्रष्टाचार का गंभीर दाग लगा, ईडी ने असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को अदालत में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। लेकिन उसके बाद ईडी ने जो खुलासा किया उससे चुनावी राजनीति में बवंडर मच गया। अगस्त के आखिरी हफ्ते में ही सीएम भूपेश बघेल तक इस जांच की आंच पहुंच चुकी थी। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। इसी साल 23 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद वर्मा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल था। ईडी ने विनोद वर्मा समेत 10 लोगों की संपत्तियों पर छापेमारी की थी और अब कैश कुरियर असीम दास के बयान के आधार पर ईडी ने भूपेश बघेल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। वहीं अगर बात की जाए 2 नवंबर को जब ईडी ने महादेव सट्टा ऐप मामले में रायपुर और भिलाई में छापेमारी की तो 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए गए। भिलाई में यह कार्रवाई असीम दास के ठिकानों पर हुई और जब उसने पूछताछ में सीएम भूपेश बघेल का नाम लिया तो बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।
और दुर्ग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव बेटिंग ऐप का मुद्दा उठाया। सीएम भूपेश बघेल का नाम लिए बिना ही प्रधानमंत्री ने निशाना साधा और कहा कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और आरोप लगाया कि यहां बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को 30% की सरकार भी कहा और मंच से यह दावा किया कि इस चुनाव में जनता 30% की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी महादेव बेटिंग ऐप मामले में एंट्री हो गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का नया गढ़ बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए हुंकार भरी कि राम भक्तों का अपमान करने वाली भ्रष्ट सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा और आज आप सभी बंधुओं से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। महादेव बेटिंग ऐप का मामला ऐसे समय में सामने आया है जब छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगी हुई है और वहां वोट डाले जाने हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस मामले में पूरी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आई। छत्तीसगढ़ में इसी महीने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। क्योंकि आरोप लगाए गए कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को करोड़ों रुपए दिए, इसलिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में सफाई भी दी। बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि जब उनका टाइम आएगा तो वो भी विरोधियों को देख लेंगे। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है और जो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आते ही सियासत ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ से ऐलान कर दिया कि वो तैयार हैं और बीजेपी किसी धमकी से डरने वाली नहीं है। और मैंने तो सुना है कि नेता यहाँ के दबी जबान में हमारे यहाँ मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहाँ कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी रैलियां की। दोनों रैलियों में राहुल गांधी ने आदिवासी कार्ड खेलते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और इसका हक आपको मिलना चाहिए और आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों का अपमान करती है, उनका हक छीनना चाहती है। ये आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए। जगदलपुर की इस जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है, जबकि उनका भारत के संसाधन पर पहला हक है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बच्ची से किए वादे को पूरा किया। चुनावी रैली में उनका स्केच लेकर आई बच्ची को मोदी ने चिट्ठी लिखी और आशीर्वाद दिया। और ये वाकया 2 नवंबर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांकेर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान भीड़ में एक बच्ची ने पीएम मोदी का स्केच हाथों में लेकर ऊपर उठाया।
जब पीएम मोदी की नजर स्केच लेकर खड़ी बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने उस बच्ची की जमकर तारीफ की। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, और तस्वीर बेटी देना चाहती हूँ तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुँच जाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। बच्ची के लिए पीएम मोदी का ये दुलार देख लोग उनकी तारीफ करने लगे, लेकिन रैली के 2 दिन बाद भी पीएम मोदी अपना वादा नहीं भूले। पीएम मोदी ने बच्ची को एक चिट्ठी लिखकर आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लिखा कि आप जैसी बेटियां देश का भविष्य हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला है। इसका बाद है नहीं देता, क्या करूं? असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ मुसलमानों को डराकर उनसे वोट लेती है, इसलिए वो हमें कभी वोट नहीं देंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान में प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी के गोशा महल सीट से उम्मीदवार राजा सिंह के नामांकन के लिए हैदराबाद में आयोजित बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि लोग एक ईमानदार और विकास वाली सरकार चाहते हैं जो केवल बीजेपी दे सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण की वजह से यह हाल हो गया कि पिछले 1 हफ्ते शहर के शहर गैस के चेंबर में तब्दील हो गए। वहीं मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। दिल्ली सरकार में बैठकों का दौर जारी है। प्रदूषण कम करने के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन पराली की आग से निकले धुएं ने दिल्ली एनसीआर की हवा में ऐसा जहर भरा कि अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लग गईं। प्रदूषण के चादर की मार ऐसी है कि इस समय इंडिया गेट नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली के लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि अब मॉर्निंग वॉक से ज्यादा लोगों की भीड़ दिल्ली के अस्पतालों के बाहर दिखाई देने लगी है। उधर गाजियाबाद में भी प्रदूषण से लोगों की परेशानी बढ़ गई। गाजियाबाद में भी लगातार AQI का लेवल 350 से 450 के बीच में दिखाई दे रहा है। लोनी इलाके के अगर आप पॉल्यूशन सेंटर की बात करें तो वहाँ ये आंकड़ा 500 के करीब तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा। इस प्रदूषण की वजह से सूरज की चमक फीकी पड़ गई और जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे उनकी भीड़ भी कम हो गई। लेकिन काम पर जाने वाले लोगों को मजबूरी में जहरीली हवा का सामना करना ही पड़ रहा है। दोहरे मोर्चे पर लड़ रहे इन लोगों को सांस लेने में तकलीफ तो हो ही रही है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भी नजर आया। खतरनाक स्तर पर पहुंचे हवा की गुणवत्ता के स्तर के लिए लोगों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। मैं तो कहना चाहूंगी इसकी सुरक्षा करनी चाहिए भाई। जिस वजह से प्रदूषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए, सरकार रोक ही नहीं रही है, हर साल ये होता है। वहीं प्रदूषण से हो रही परेशानी पर लोगों ने अपनी तकलीफें भी बताई। आंखों में जलन हो रही है और गले में बिल्कुल जलन हो रही है और खांसी आनी शुरू हो रही है। बिना मास्क लगाए काम नहीं चल रहा है सर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवा नहीं चलने की वजह को भी प्रदूषण बढ़ने का कारण माना जा रहा है। ऐसे में जब तक बारिश नहीं होती या तेज हवा नहीं बहती तब तक वायु प्रदूषण में कमी के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। नोएडा में पिछले 10 दिनों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा और आज सुबह भी AQI स्तर 400 के पार रहा, जिसकी वजह से हर तरफ प्रदूषण की धुंध छाई नजर आई और जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर दिखाई दिए। गुस्साए लोगों ने इसके लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लोग मास्क लगा के और सब चीजों करके निकल रहे हैं, जैसे भी सरकार का कोई ध्यान नहीं। लोग मरते जाएं चाहे कुछ करें, सरकार अपने धुन में मस्त है। प्रदूषण की वजह से नोएडा में विजिबिलिटी भी कम दर्ज की गई। नोएडा की अगर खासकर बात करें तो यहाँ लगातार 450 और 460 के आसपास जो AQI है वो दर्ज किया जा रहा था। हालांकि आज बीते दिनों के मुकाबले अंकों में सुधार है, लेकिन अभी भी जो प्रदूषण है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। नोएडा में भी सुबह से शाम तक प्रदूषण की धुंध दिखाई दी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई। कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर बंद होने के मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया और राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि केंद्र सरकार ने अश्विनी कुमार को दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है, जिन्होंने स्मॉग टावर की स्टडी का पेमेंट रोक दिया, जिससे उसके अध्ययन में लगी एजेंसियों ने स्मॉग टावर को बंद कर दिया। कैबिनेट ने बंद करने का निर्णय नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया बंद करने का,
अश्विनी कुमार जी ने अपने आप बंद कर दिया। बीजेपी ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया। आज जब हमने ये बात उठाई तब जाकर ये किसी और पर दोष डाल रहे हैं। या तो ये बताया कि ये स्मोक टावर कोई उपयोग के नहीं थे तो बनाया क्यों, क्या इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, और इतने उपयोगी थे तो 8 महीने से चुप रहे क्यों। पूनावाला ने केजरीवाल को उन वादों पर भी घेरा जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पंजाब में सरकार बनने पर वो पराली जलाने की घटनाओं को रोकेंगे। नेपाल में बीती रात आए भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अब तक 157 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। और मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उत्तर पश्चिमी नेपाल में कल रात 11:32 पर भूकंप आया। भूकंप की वजह से सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए और लोगों का आशियाना ही उनकी कब्र साबित हो गई। कई लोग तो नींद में ही मौत के आगोश में चले गए। पहले झटके के बाद नेपाल में कम से कम 4 बार भूकंप के आफ्टर शॉक आए। जिन मकानों को थोड़ा नुकसान हुआ था वो बार बार के झटके से गिर गए। भूकंप से कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ। भूकंप धरती के नीचे 18 किलोमीटर गहराई में आया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। काठमांडू से 500 किलोमीटर दूर जाजरकोट जिले में भूकंप का केंद्र था। यही वजह है कि जाजरकोट रूकम में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। भूकंप से बड़ी तबाही को देखते हुए पीड़ितों की मदद और बचाव के लिए सेना और पुलिस ने मोर्चा संभाला। खुद प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड राहत कर्मियों और डॉक्टरों के साथ प्रभावित इलाके में पहुंचे। घायलों के इलाज के लिए नेपाल सरकार ने भेरी अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल कॉलेज, नेपालगंज सैन्य अस्पताल और पुलिस अस्पताल को आम लोगों के लिए खोल दिया है। विमल खुशकिस्मत थे कि वक्त रहते उन्हें बचा लिया गया। मलबे से लोगों की तलाश अब भी चल रही है और सुरक्षा बल घायलों को अस्पताल ला रहे हैं। नेपाल में दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में मकानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहां सबसे बड़ी चुनौती मलबे में दबे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाना था। इसलिए सेना और सुरक्षा बलों के विमान और हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रभावित क्षेत्रों से घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए नियमित उड़ानें भी रोक दी गई। नेपालगंज हवाई अड्डे और सैन्य बैरक हेलीपैड पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मेडिकल टीम और उपकरणों को भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया गया। नेपाल में आए भूकंप ने साल 2015 की याद दिला दी है। तब 9000 लोग भूकंप में मारे गए थे, लाखों घर तबाह हो गए थे और अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर आतंकियों ने आज तड़के हमला कर दिया। आतंकियों ने एयरफोर्स बेस पर खड़े 3 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया और उनमें आग लगा दी। आतंकियों ने मियांवाली एयरबेस के अंदर घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। आतंकियों ने एयरबेस पर लड़ाकू विमानों के लिए रखे ईंधन के एक टैंक बाउजर में आग लगा दी। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक उन्होंने आतंकी हमला नाकाम कर दिया। 3 आतंकियों को घुसने से पहले मार दिया गया। एयरबेस के अंदर घुसे बाकी 6 आतंकियों को भी कई घंटे के ऑपरेशन के बाद मार दिया गया। आतंकवादियों ने मियांवाली एयरबेस की दीवार को पार करने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। मियांवाली एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद ने ली है। तहरीक-ए-जिहाद तहरीक-ए-तालिबान का सहयोगी संगठन है। इससे पहले शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान के स्थानीय बाजार में भी मोटरसाइकिल बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हुए थे। हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायली सेना ने हमला किया। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। गौरतलब है कि हानिया के परिवार के 14 लोग इजरायली हमले में पहले ही मारे जा चुके हैं, जबकि खुद हानिया कतर में रह रहा है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर से इजरायल रवाना होने वाले हथियारों से लैस जहाज को फिलिस्तीन के समर्थकों ने घेर लिया। कई प्रदर्शनकारी जहाज के किनारे एक कार्गो हैच से जुड़ी सीढ़ी पर चढ़ गए ताकि जहाज आगे न बढ़ पाए और इजरायल तक हथियारों की मदद न पहुंच पाए। इंडोनेशिया ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी, जो कि मिस्र के रास्ते गाजा पहुंचेगी। राष्ट्रपति विडोडो ने कहा कि वो फिलिस्तीन के लिए मदद जारी रखेंगे। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने अर्जेंटीना में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में फिलिस्तीनी झंडे लेकर इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता एडोल्फो पेरेज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक हमले बंद नहीं हो जाते तब तक वो प्रदर्शन जारी रखें। इजरायल की सेना ने गाजा पर एक बार फिर बारूद बरसाया। इजरायली सेना ने जल, थल और नभ से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ ने दावा किया कि ताजा हमलों से आतंकी संगठन हमास को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है।
सबसे पहले इजराइल की फौज ने शुक्रवार की रात एश्केलोन शहर से गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर हवाई हमला किया। इसके बाद इजराइल की थल सेना ने नॉर्थ और साउथ गाजा में टारगेटेड रेड की, जिसमें कॉम्बैट इंजीनियरिंग फोर्सेज और टैंक्स ने हिस्सा लिया। इस रेड में इजरायली सेना ने इलाके में प्लांट किए गए विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के साथ सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों को चूहों की तरह बाहर निकाला और मौत के घाट उतार डाला। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने हमास के 15 आतंकियों को मौत के घाट उतारने के साथ उनकी निगरानी चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। यही नहीं, बुलडोजर के साथ गाजा में दाखिल हुई इजरायली सेना ने हमास के अड्डों को मलबे में तब्दील कर दिया। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसों के काफिले पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 लोग घायल हो गए। सवाल उठने लगे कि इजरायल ने एम्बुलेंस को निशाना क्यों बनाया। लेकिन जब इजरायली सेना ने इन सवालों के जवाब दिए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। बकौल इजरायली सेना जिस एम्बुलेंस के काफिले पर मिसाइल हमला किया गया, उसका इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक आतंकी संगठन हमास ट्रांसपोर्ट के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने आतंकियों और हथियारों को एम्बुलेंस के जरिए सप्लाई कर रहा है। यही नहीं, एम्बुलेंस के जरिए हमास आतंकियों को गाजा से बाहर निकाल रहा है। लिहाजा इजरायल के खुफिया एजेंसी और सेना हर एक एम्बुलेंस पर पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन गाजा पट्टी के लोगों ने इजरायल के दावों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जिस एम्बुलेंस के काफिले पर मिसाइल हमला किया गया, उनमें घायलों को अस्पताल लाया जा रहा था। इस सबके बीच इजरायली सेना ने एक और बड़ा दावा किया। इजरायली सेना ने हमास के 10 रेजिडेंट और ब्रिगेड कमांडर रैंक के बराबर माने जाने वाले खूंखार आतंकियों के मौत के घाट उतारे जाने का दावा किया है। इजरायली फौज के मुताबिक ये वही खूंखार आतंकी थे जिन्होंने 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार की योजना बनाई थी, जबकि इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिन हमास के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे होंगे। ומי שלא עבר דרומה, אזרחי עזה שלא עברו דרומה, מסכנים את חייהם ומשפחותיהם ואנחנו ממשיכים לקרוא להם. תנו דרומה. אנחנו מייצרים מסדרונות לעשות את זה, אנחנו מעצימים מאוד את הלחימה, אתם מסכנים את המשפחות שלכם. वहीं इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने नॉर्थ गाजा में हमास द्वारा छिपा कर रखे गए हथियारों और विस्फोटकों के जखीरे का पता लगाने की बात भी कही, जबकि यह भी कहा कि अब 2 गाजा हैं। एक गाजा में मानवीय मदद पहुंचने दी जा रही है, जबकि दूसरे गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। Z News.